हेलो एंड वेलकम टू चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। आज का जो हमारा टॉपिक है सीरीज है, ये हमारी 1979 ऑनवर्ड्स जो प्रीलिम्स में पॉलिटी जीएस पेपर 2 के क्वेश्चंस आए हैं, हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हम क्या करेंगे, वी विल डिस्कस कि पॉलिटी जीएस पेपर 2 है जो उसके 1979 से लेकर 2022 तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस कैसे इवॉल्व हुए हैं और कॉन्सेप्ट्स कैसे इवॉल्व हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है जी, which are the two states next to यूपी having maximum representation in लोकसभा। एज वी ऑल नो कि लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन किसी स्टेट को कैसे मिलती है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो उन्होंने पूछा है कि अपार्ट फ्रॉम यूपी ऐसे कौन से टू डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनके पास मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है। तो एज वी नो, फर्स्ट इज बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड अदर वन इज महाराष्ट्र में भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सो अदर देन यूपी, योर ऑप्शन वन बिहार एंड महाराष्ट्र आर द टू स्टेट्स हैविंग मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर। इन्होंने हमसे पूछा कि कॉम्पोजिशन में जो मेंबरशिप थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1947 में, वो कहां से आई थी। तो हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो एक इंटीग्रेटेड यूनियन है, कि यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं इंडिया को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था कि यूनियन को, मतलब जो प्रोविंशियल असेंबलीज या जो प्रोविंसेस थी, उन्होंने उसको एक यूनियन के अंदर अमेलगमेट किया था। तो आंसर इज वन, दैट इज इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। जो प्रिंसेस थे, असेंबली के पार्टिसिपेंट्स थे, they were the members who became the members of constituent assembly. Then is question number 3, what is the power of Rajya Sabha regarding money bill? मनी बिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनी बिल क्या होता है, एक ऐसा बिल जो प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ओनली लोकसभा में इनिशिएट होता है। लोकसभा हैज मैक्सिमम पावर्स एज कंपेयर टू राज्यसभा। तो अगर यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन वन है इट कैन अमेंड इट, नो। इट कैन रिजेक्ट इट, नो। अमेंडमेंट प्रपोज कर सकती है, पर ये नहीं कि बिल्कुल अमेंड कर देगी। थर्ड है इट कैन विदहोल्ड द बिल फॉर 14 डेज टू मेक रिकमेंडेशंस, यस। इट हैज नो पावर, नहीं, राज्यसभा के पास पावर है पर वो लिमिटेड है। तो आंसर इज सी, दैट इज इट कैन विदहोल्ड द बिल फॉर 14 डेज टू मेक रिकमेंडेशंस। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट, जिसको हमने 43rd अमेंडमेंट भी बोला है, उसने क्या किया है। उसने आपका क्या किया है कि उसने हाई कोर्ट्स एंड जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनको, उनकी जुरिस्डिक्शन पावर की वैलिडिटी है जो, उसको विदहोल्ड किया है। उन्होंने बोला है, सॉरी, विदहोल्ड नहीं, रीस्टोर किया है। 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रीस्टोर की गई है किसकी, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की पावर, उनकी जुरिस्डिक्शन, टू एंश्योर द वैलिडिटी ऑफ एनी सेंट्रल एंड स्टेट लॉ। की आज के बाद, मतलब आफ्टर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी भी लॉ की वैलिडिटी, बेशक वो लॉ सेंट्रल हो या स्टेट हो, उसको रिस्टोर कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ऑप्शन इज डी। आपका है जी क्वेश्चन नंबर 5, द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। तो अगर हमें यहाँ पे हम देखें कि खासी, असमीज एंड नागा, ये सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, पर प्रिंसिपल लैंग्वेज जो नागालैंड की है दैट इज इंग्लिश। नागालैंड वाज अ वेरी हॉट शॉर्ट टॉपिक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 है, और 6, इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू। उन्होंने पूछा है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव किसको रिस्पॉन्सिबल है। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। एग्जीक्यूटिव मींस हमारी सरकार, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ द डे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। उन्होंने पूछा है कि वाइस प्रेसिडेंट कहां से इलेक्ट होगा, तो वो मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन बी। देन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच लैंग्वेज हैज बीन रिसेंटली एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ये क्वेश्चन है, ये 1979 का है। उस टाइम पे सिंधी वाज द लैंग्वेज दैट वाज रिसेंटली एडेड, एंड ऑप्शन इज सी, दैट क्वालिफाइज। Question number 9 है, which of the following is not included in the list of fundamental duties in the constitution। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के लिस्ट में किसको ऐड नहीं किया गया था। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है, पार्ट 4A। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये ऐड की गई थी। इनिशियली हमारे पास 10 थी, फिर हमने एक 11th ड्यूटी ऐड की। तो इसके अंदर जब हम ड्यूटी की लिस्ट को रीड आउट करते हैं, तो सेक्युलरिज्म इज नॉट एडेड, बिकॉज सेक्युलरिज्म आपका जो है ये फंडामेंटल राइट है, ड्यूटी नहीं है। इस क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। प्रेसिडेंट की मैक्सिमम पावर्स किसके साथ मिलती हैं, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मेंशन किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की कैपेसिटी में किसके साथ सेम है, तो ब्रिटिश मोनार्क और हमारे प्रेसिडेंट की पावर्स ऑलमोस्ट सेम है एंड सिमिलर है। Then is question number 11. Candidate has become a member of Lok Sabha should not be less than। एज पूछे, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूछा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है मिनिमम एज 25 ईयर्स और मैक्सिमम लिखी ही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने पूछा है कि उस टाइम पे 79 में कौन सा पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स। तो उस टाइम पे जो ऑप्शन क्वालिफाई करता है वो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, वो है राइट टू वोट इन ऑल इलेक्शंस। ऑल इलेक्शन में आप वोट नहीं करोगे, जहां की आप जिस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वोटर लिस्ट में हो, इलेक्टोरल लिस्ट के मेंबर हो, आप वहीं वोट करोगे। आप हर इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं है कि यू आर फ्रॉम पंजाब, यू आर वोटिंग इन असम, ऐसा नहीं पॉसिबल है। अगर आपका नाम असम की वोटर लिस्ट में है देन यू आर वोटिंग देयर, अगर पंजाब की वोटर लिस्ट में देन यू हैव टू वोट इन पंजाब ओनली। Then is question number 13, the most favorite question of UPSC. The word secular denotes, अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप टू ऑल सिटीजन। सेक्युलर का बेसिक मतलब है कि देयर इज फ्रीडम, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो और वर्शिप करो जिसको आप वर्शिप करना चाहते हो। Then is question number 14, who is authorized to decide over a dispute regarding disqualification of member of parliament। जो ये क्वेश्चन है ये भी यूपीएससी का फेवरेट रहा है। 79 में सेम क्वेश्चन पूछा गया। द आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर के पास अनलिमिटेड पावर्स हैं इसके अंदर, अनलिमिटेड इन द सेंस कि एक्सक्लूसिव पावर है इसके अंदर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज नो लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको बताना है ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके पास अपनी काउंसिल नहीं है, अपना सेकेंड हाउस नहीं है, बाय कैमरलिज्म नहीं है। द आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज द स्टेट जिनके पास अपनी काउंसिल नहीं है। Then is question number 16. The most controversial provision in the 42nd Constitution Amendment is, उन्होंने बोला कि कौन सा ऐसा पार्ट है कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है इन 42nd Constitutional Amendment Act, दैट इज ऑप्शन डी, प्राइमेसी ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। इसके लिए हमारे पास एक डॉक्ट्रिन है, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन। आर्टिकल 37 जब हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, जो डीपीएसपी का पार्ट है, दे से कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है, so judiciary has to strike a balance, judiciary has to strike harmony between them। क्योंकि जब ये पार्ट 3 एंड पार्ट 4 फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी ऐड किया गया था तो एब इनिशियो स्टार्टिंग से इनमें कोई कंट्रोवर्सी या कोई डिस्प्यूट नहीं था। अगर इन द मीन टाइम जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं कोई डिस्प्यूट अराइज होता है देन वी हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस एंड हार्मनी। आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17, द केस ऑफ डिस्प्यूट्स ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज रेफर टू। आपको पता होना चाहिए कि जब प्रेसिडेंट की बात की तो सुप्रीम कोर्ट आएगा, बाकी जो है दैट कैन बी टैकल्ड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। पर जब प्रेसिडेंट इलेक्शन का कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरली एम। इन्होंने पूछा प्राइमरी एम क्या था पंचायती राज का, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट या थर्ड टायर गवर्नमेंट बोलते हैं, तो उसका क्या एम था? द एम वाज to arouse in the people of each area intensive and continuous interest in the community development program। उन्होंने बोला कि जो लोग हैं हर एरिया के जहाँ पे इंस्टीट्यूशन बनाया गया है या जहाँ पे इंस्टीट्यूशन आया उसके अंदर हमने एक फीलिंग अराउज करनी है कि आपकी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हम प्रोग्राम लेकर आए हैं, सो यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। देन इज क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज एज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959 ऑपरेट्स एट। हम सबको पता है कि जो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट है वो 1990s में आया है। इन्होंने क्वेश्चन पूछा 1959 का। उस टाइम पे भी यू हैव टू नो कि तीनों लेवल्स पे, विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट, ऑल द 3 लेवल्स पे ये एक्ट ऑपरेट करता था, एप्लीकेबल था। देन इज क्वेश्चन नंबर 20, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, दिस इंस्पिरेशन वाज ड्राइव्ड फ्रॉम। ये आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द आंसर इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। लुई 16 जो किंग है उस टाइम के इवेंट्स को हाईलाइट किया गया है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी उस टाइम पे हमने वहां से इंस्पायर करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। देन इज क्वेश्चन नंबर 21, इंटरिम गवर्नमेंट एट द सेंटर आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज फॉर्म्ड। इन्होंने पूछा है कि जो इंटरिम, जो टेम्पररी फेज की गवर्नमेंट थी, क्योंकि अभी हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, सॉरी आफ्टर इंडिपेंडेंस, की इंडिपेंडेंस मिल चुका उसके बाद जो टेम्पररी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस मिशन या किस प्लान के बाद आई है? ऑप्शन इज डी, दैट इज आफ्टर द विजिट ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के बाद हमें एक इंटरिम गवर्नमेंट दी गई, उसके बाद हमने इसको परमानेंट फॉर्म या परमानेंट कैपेसिटी में अडॉप्ट किया और अपना कॉन्स्टिट्यूशन रन करना स्टार्ट किया, अपनी कंट्री रन करनी स्टार्ट की। This is question number 22. The Prime Minister of Interim Government at India after independence was, तो पंडित JL नेहरू, चाचा नेहरू, he was the Prime Minister at that time. Option is B. Last question है, which of the following states has no पंचायती राज setup? हमें पता है अभी नागालैंड का क्वेश्चन हमने एक पहले सॉल्व किया और आंसर इसमें भी नागालैंड है कि नागालैंड में आज भी पंचायती राज सेटअप नहीं है। उनकी अपनी ट्रेडिशनल बॉडीज हैं जिसके थ्रू वो कोई भी एक्ट पास करते हैं या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं। सो गाइस, दिस वाज आवर पेपर ऑफ 1979 जो हमने डिस्कस किया है।
डेली हम एक एक पेपर उठाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस पॉलिटी के जीएस पेपर 2 के कैसे इवॉल्व हुए हैं। गाइज यू हैव टू बिलीव कि पॉलिटी इज वेरी इजी, बहुत स्कोरिंग है अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आता है। अगर हम कॉन्सेप्ट को जंप करते हैं तो पॉलिटी से डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। इफ यू हैव टू क्रैक प्री, तो पॉलिटी इज योर मेजर सब्जेक्ट जो आपको हेल्प करेगा टू क्रैक प्री। थैंक यू सो मच।